चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानव रोग पार्ट 2 में। पहले वाले लेक्चर में पूरा नहीं हो पाया था तो उसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सभी लोग आ जाइए, 9 बज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए जो लोग अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो कि साइंस की क्लास स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। श्रीनिवास सर क्लास ले रहे हैं क्योंकि मैं ही हूँ। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा क्या हिसाब किताब है। दिस इज़ पार्ट 2, मानव रोग पार्ट 2। क्या है भैया? यह पार्ट सेकेंड है, पहले वाले में नहीं हो पाया था तो ये पार्ट सेकेंड है। चलिए आगे आते हैं ज़रा। अब हम ज़रा देख लें, हमने दो चीज़ों को देखा हुआ था। हमने किसको किसको देखा हुआ था? हमने वायरस को देखा था, बैक्टीरिया को देखा हुआ था। हमने वायरस और बैक्टीरिया को देखा हुआ था, मतलब देखा था मतलब उनसे होने वाले रोगों को हमने देखा हुआ था। अब हम यहाँ पर जरा आते हैं प्रजीवगण से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की जरा हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोटोजोआ, जो लोग नहीं लिख पा रहे हो मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रजीवगण, प्रोटोजोआ प्रजीवगण, ठीक है। चलिए आइए ज़रा देखते हैं हम इसमें किस तरह से क्या चीज़ें इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला ज़रा हम देखते हैं प्रभु मलेरिया। इससे जो पहला होने वाला रोग है अगर हम देखें, मलेरिया। मलेरिया बुखार जो है, मादा एनोफिलीज, मादा, आप कंटेंट पे जाओ यार, आप कंटेंट पे जाओ। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, प्लीज गो टू द कंटेंट। मैं आपको कंटेंट क्या दे रहा हूं, आप उसके ऊपर फोकस करो और समझाता कैसे हूं उस चीज को बात करो, ठीक है। मुझे एक्चुअली क्या रहता है ना, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि आप लोग जैसे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वनडे लेवल के हैं, पर मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा जो है प्रीलिम्स जो स्टेट्स वगैरह के होते हैं, मैं उसकी भी चर्चा थोड़ी बहुत घुसेड़ देता हूं बीच में कि आप लोग हर तरीके से मजबूत रहें, है ना। लेकिन आपके लिए वनडे के लिए तो सफिशियंट है यार। मादा एनोफिलीज है ना, फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है इसको फैलाती है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है इसके लिए क्या है, यह फैलाता है, ठीक है। मलेरिया में जो प्रभावित अंग है होता है यार, वो स्प्लीन्स होता है। क्या होता है? स्प्लीन्स होता है। स्प्लीन्स मतलब तिल्ली, पेट में अवस्थित होती है यह तिल्ली, इसको स्प्लीन्स बोला जाता है। स्प्लीन्स को याद रखिएगा, यही जो तिल्ली है आपकी, इसी को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आरबीसी की ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। और रक्त का भंडार भी एक्चुअली यही है, ठीक है। रक्त का संचित भंडार, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, है ना, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी यही है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए और चीज़ें ज़रा देखिए इसमें हम क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए, अच्छा तिल्ली के बारे में एक और बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड है, लार्जेस्ट डक्टलेस ग्लैंड। लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है। वाहिनीहीन ग्रंथि है आपकी, कौन? तिल्ली। तो तिल्ली के बारे में बताया, मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पूछा जाता है। नेक्स्ट जरा आइए जरा देखें, तो मैं अभी आपको जो है, आप स्प्लीन्स को जैसे तिल्ली भी बोलते हैं और प्लीहा भी बोल देते हैं ना, तो ये भी नाम याद रखिएगा, प्लीहा, ठीक है, प्लीहा। आगे जरा देखते हैं, इसके लिए एक जो दवा आती है, आप जैसे कुनैन,
कुनैन नामक दवा इसके लिए लाभकारी है। और इसको कहाँ से प्राप्त आप कर सकते हैं? सिंकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त कर सकते हैं। सिंकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मलेरिया प्रभावित अंग प्लीहा, आरबीसी की ग्रेवयार्ड भी कहते हैं प्लीहा को, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी है, लार्जेस्ट वाहिनीहीन ग्रंथि है, मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है, दवा है कुनैन, और सिंकोना नामक पेड़ से जो है, सिंकोना नामक पेड़ की छाल से इसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? मैं यहाँ पे कुछ बातें और आपको बताना चाह रहा हूँ। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, और उसका अंत कहाँ हो रहा है? प्लीहा में हो रहा है। उसका अंत कहाँ हो रहा है? प्लीहा में हो रहा है। अच्छा, लेकिन जब भ्रूण अवस्था में रहता है, जब एक नए जीवन के चक्र की शुरुआत हो रही थी, बच्चा जब पेट में बन रहा होता है, तो जब अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हुआ रहता है, तब आरबीसी कहाँ बनती हैं? तब आरबीसी बनती हैं ये आपकी स्प्लीन में, प्लीहा में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में प्लीहा में ही होता है। भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? प्लीहा में ही होता है। ठीक है बात? क्या यहाँ तक सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई हैं? तो यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा प्रोटोजोआ में, अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो, मलेरिया की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे आते हैं ज़रा। एक आपने नाम सुना होगा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? इसमें आदमी सुस्त पड़ जाता है, उसके दिमाग में हल्की सूजन आ जाती है। ठीक है, सुस्त रहता है, दिमाग में सूजन आ जाती है स्लीपिंग सिकनेस में, स्लीपिंग सिकनेस में। और यह सीसी मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। यह सीसी मक्खी द्वारा जो है, इसके लिए इस प्रोटोजोआ को जो है किसके द्वारा फैलाया जाता है? किसके द्वारा फैलाया जाता है? इसका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। वो प्रोटोजोआ का क्या नाम है? ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैबियन, ट्रिप्नोसोमा गैबियन। ट्रिप्नोसोमा गैबियंस नामक प्रोटोजोआ जो प्रजीवगण है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो रहा है, और यह प्रोटोजोआ का जो वाहक है वह सीसी मक्खी है। ठीक है, क्या है? सीसी मक्खी, जिसको सीसी फ्लाई भी कहते हैं। तो सीसी फ्लाई जो है वह इस प्रोटोजोआ को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलाती है। तो होता है प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस, पर फैलाने का काम कौन कर रहा है? सीसी मक्खी कर रही है, और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? ट्रिप्नोसोमा गैबियन, ट्रिप्नोसोमा गैबियन नाम है। अच्छा, मलेरिया वाले केस में वो चीज़ थोड़ी सी स्किप हो गई मुझसे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम नाम है कारण जो है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जिसको कौन लेके चल रहा है? यह मादा एनोफिलीज मच्छर लेकर के चल रही है, जो कि मलेरिया है। ठीक है ना? तो कौन लेके चल रहा है इसको? वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वह आपका परजीवी है, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। तो मलेरिया हुआ, स्लीपिंग सिकनेस की मैंने बात की यहाँ पर। और जरा देख लेते हैं और क्या क्या है। डिसेंट्री, पेचिस याद रखिएगा जरा, डिसेंट्री, पेचिस कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि यह हो सकता है आप जीवाणु वाले से कंपेयर कर जाएं, लेकिन याद रखिएगा जो डिसेंट्री है यह थोड़ा सा डायरिया वगैरह से अलग है, पेचिस थोड़ी सी अलग चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा डिसेंट्री जो होता है, डिसेंट्री जो होता है वह इन पैरासाइट्स की वजह से होता है, जो कि प्रोटोजोआ के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, चलूँ आगे मैं। ठीक है, तो आप प्रोटोजोआ से इतनी बातें आप याद रखिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।
स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, डिसेंट्री, ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आपको प्रोटोजोआ से सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें देखनी है। अब जरा हम आगे आते हैं। सेकेंड लेक्चर है यह सेकेंड लेक्चर है आपका मानव रोग का। जिससे पहले वाला लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हों इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ वो पुराना वाला वीडियो, जो कि 2 वीडियोस हैं आपके, एक तो मैंने मानव रोग पार्ट 1 कराया है, वो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले ग्रंथियां और आपका क्या कराया हुआ है, मैंने विटामिन्स कराए हुए हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर उन चीज़ों को जाकर के एक बार रिव्यू किए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि टू द पॉइंट बात की गई है उसमें। यहाँ पर भी टू द पॉइंट बात ही हम कर रहे हैं। जो भी एक एक शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ वह जो है आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बात ये। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं ज़रा। फंगस, कवक। आप केवल इनके रोगों के नाम देख लीजिए, बस उतना बहुत है उसमें। केवल आप रोगों के नाम देख लीजिए, जैसे दमा, खाज, एथलीट फुट, एलिफेंट फुट, ये सब किसके हैं? कवक से हैं। ठीक है ना। और एक और आता है सोरायसिस। बिना पानी वगैरह खराब हुए भी बाल गायब होने लगते हैं, चकत्ते निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है, वो सोरायसिस कहलाता है। सोरायसिस में बाल वगैरह गायब हो जाते हैं उस जगह के, चिकनाहट आ जाती है पूरी। तो कवक से होने वाले रोग दमा, खाज, एथलीट फुट, एलिफेंट फुट, सोरायसिस, ये इतने ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। तो आपने देखा किस तरह से हमने जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक को कवर किया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इतना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इनसे सफिशिएंट है। और अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रोगों से ही संबंधित है। उसको ज़रा आप ध्यान से सुनिए। उसके लिए कारण अलग अलग है। ठीक है, उसके लिए कारण अलग अलग है। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप कंटेंट पे मेहरबानी कीजिए और बोर मत होइए। क्योंकि मुझे डर ये लगता है कि यार मैं चीज़ों को थोड़ा सा एलेबोरेट करने लगता हूँ तो कुछ बुद्धिजीवियों के लिए अरे यार क्या करावत है। अब इधर की भाषा है तो वही बोलूँगा। अब अरे यार तो थोड़ी देर जो है थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ी देर पेशेंस रखिए आप, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। समझत हो? चलिए अब आप सब मेरे दोस्त हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्त की तरह अपना फर्ज निभाइए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। दोस्त की बात सुनते हैं ना, सुनिए। क्यों दूसरे दोस्त की नहीं सुनते हो? गरियाता भी रहता तब भी आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना। तो फिलहाल मैं तो बहुत शालीनता वाला भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता, है ना। आती सबको है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप एक वो होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अन्यथा मत लीजिए चीज़ों को, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ आपके हमारे बीच का एक दोस्ती का नाता है, उसको थोड़ा सा निभाएं और आपको फ़ायदा देगी ये दोस्ती। हमारी आपकी दोस्ती आपको बहुत फ़ायदा दे करके जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए, आप अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा सेंस आप समझ रहे होंगे कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे आता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा, मानव रोगों के लिए जो हमने 4 उसमें डिवाइड किया था आपका, जीवाणु, विषाणु, प्रजीवगण और कवक, वो हो गए, वो कंप्लीट हो गए। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है इससे पहले वाला, प्लीज़ उसको ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीवाणु और विषाणु को है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को लिखा है। प्लीज़ आप जा करके उसको, नहीं भी पूरा देखने का मन है, आप फास्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, मैं क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि कभी कभी लोग
देखते रहते हैं, नहीं लिए उनको सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फिर सोचते हैं कि फिर नोट्स बनाएंगे, डबल टाइम वेस्ट है। तो इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। मैं हट जाता हूँ इसीलिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा डिजीजेस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या जो एक अच्छे वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से चुनई बांध के अब यहाँ से जरा चीज़ों को समझें। मीनामाटा, नाम सुना है मीनामाटा? मीनामाटा एक रोग है, अभी इस रोग के सही से सिम्टम्स सामने नहीं आ पाए हैं, इसको बहुत ज़्यादा आए हुए टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो रहा है मरकरी की कंटेंट की वजह से, इसके लिए कोई वैसी चीज जिम्मेदार नहीं है। मरकरी, पारा, मीनामाटा मरकरी, पारे का अगर कंटेंट शरीर में बढ़ जा रहा है तो वहां से एक रोग हो रहा है मीनामाटा। जापान में एक खाड़ी है मीनामाटा, यह रोग की शुरुआत वहीं से हुई। किसी कंपनी का जो वेस्ट था जिसमें मरकरी कंटेंट बहुत ज़्यादा था, वो समुद्र में उन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से मछलियों ने उसको क्या काम किया, इनहेल किया, और वहाँ के जो मछुआरे थे मछली को पकड़ करके ले आए या समुद्री जीव को ले आए जिनको वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से वह उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसका सिम्टम सही से नहीं है, लेकिन सर दर्द, बुखार और कुछ मात्रा में अगर ज़्यादा इनहेल हो गया तो जानलेवा भी होता है, ठीक है। अब चलिए ज़रा आगे आइए। मीनामाटा मरकरी के इनहेलेशन से होता है, तो मरकरी से संबंधित रोग कौन सा है? आपका मीनामाटा है। यहाँ पर मैं अलग से जो केमिकल कंपाउंड्स के इनहेलेशन की वजह से जो रोग हो रहे हैं वहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रा देखिए अब, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम सुना होगा। किसकी वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी बच्चों में जनरली देखा जाता है, उनका शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों नीला पड़ जाता है उसको जरा देखिए। नीला शरीर तभी पड़ता है जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। नीला कब पड़ता है शरीर? जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ने लगती है, या शरीर में जो है एक तरीके से CO2 जो है बढ़ जाता है, CO2 कंटेंट वगैरह बढ़ जाता है, तो जो शरीर है आपका वो नीला पड़ने लगता है, क्योंकि ब्लड का रंग चेंज होने लगता है। तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर नाइट्रेट्स का कंटेंट बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है तब जा करके यह ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का शरीर ऑक्सीजन की कमी, शरीर नीला पड़ जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने की वजह से हो रहा है। यह नाइट्रेट शरीर में कैसे पहुंच रहा है? यह पहुंचता है पानी के थ्रू, जैसे खाने के थ्रू पहुंच रहा था, मछलियों या समुद्री जीवों के थ्रू पहुंच रहा था शरीर में, यह पानी के थ्रू पहुंचता है, जल के थ्रू पहुंचता है। और कहाँ से नाइट्रेट जल में चला गया, तो जो उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है, तो उर्वरक इस्तेमाल हुआ, बाकी जो छन करके ग्राउंड वाटर में चला जाता है या नीचे चला जाता है, या कहीं से फर्टिलाइजर कोई कंपनी उसने जो पीने वाले पानी में अगर छोड़ दिया उस तरह से, तो वहाँ पर नाइट्रेट वहाँ पर घुल जाते हैं, और ये ऐसे रहते हैं कि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यह चले आते हैं शरीर में। न्यूट्रिएंट क्या है? यहाँ पे न्यूट्रिएंट कहना गलत है, यह माइक्रो लेवल के होते हैं और यह शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो नाइट्रेट बेसिकली उर्वरक की वजह से जो ग्राउंड वाटर है या जो भी आपके जल स्रोत हैं, अगर उनमें नाइट्रेट बढ़ जा रहा है जो कि उर्वरक से आता है, तो वहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता हूं, फ्लोरियासिस। फ्लोरियासिस ये दांत से लेना देना है इसका, टीथ से, और फ्लोरीन कारण है इसका। दांत छरने लगता है, मतलब दांतों का जो है डीके होने लगता है, जो बाहरी परत है, दांत पतले होने लगते हैं, घिसने लगते हैं अपने आप से, क्षरण होने लगता है उनका। उसके लिए
क्या है, फ्लोरियासिस बोला जाता है। और यह पानी में फ्लोरीन की मात्रा वगैरह जो बराबर देखते होंगे आप, कभी कत्थई रंग के दांत हो जाते हैं, ब्राउनिश टीथ होने लगते हैं, उसके लिए भी यह जिम्मेदार है। और डीके करने लगता है, आपका जो ऊपरी परत है, जो दांत की मोटाई वगैरह वो घिसने लगती है, पतला होने लगता है, जिसको फ्लोरियासिस कहते हैं। यह दांत से संबंधित है, यह दांत से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप समझ गए, नाइट्रेट, मिनामाटा, मरकरी। आगे आता हूं जरा, बुलीमिया। बुलीमिया, बुलीमिया खाने का रोग है। खाने का रोग, अब कैसे भी यह खाने का रोग है, इसको जरा देखें। खाने का रोग ऐसे है यार, बुलीमिया अगर किसी को हो जाता है, एक्चुअली इसमें नर्वस सिस्टम जो है वह प्रभावित होता है, आदमी का दिमागी संतुलन थोड़ा सा वो सही नहीं रहता है। उस केस में क्या होता है, वो खाता है, खाता रहता है, उसको नहीं मालूम रहता है कि उसे कब रुकना है, उल्टी कर देता है, फिर खाता है, उसको नहीं मालूम है, उसको मतलब वो खाता ही रहेगा, उसको पता। अब जैसे आप खाते रहे तो आपको मालूम लग जाता है ना कि मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। अब कोई ढीठ प्रवृत्ति का हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। पता चला कि 4 कचौड़ी रखे हैं, पेट भरा हुआ है, ले आओ 16 ठो और रख दो, तो वो अलग केस है कि भैया वो अब क्या करूं, एक्सेप्शन भी होते हैं ना कुछ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको खाते खाते यही नहीं महसूस हो रहा है उसे कब रुकना है, तो उस केस में उसको बुलीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भैया, बुलीमिया बोला जाता है। क्लियर, बुलीमिया। चलिए आगे आता हूं जरा, नेक्स्ट आता हूं। क्या यहां तक समझ में आया? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ लिखना हो तो लिख ले, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। चलिए नेक्स्ट है ब्लैक फुट। ठीक है, ब्लैक फुट आर्सेनिक जिम्मेदार है। ब्लैक फुट के लिए आर्सेनिक जिम्मेदार है, इसको याद रखिएगा। ब्लैक फुट के लिए आर्सेनिक जिम्मेदार है। आपने इसका नाम सुना है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का नाम सुना है, ल्यूकेमिया। इसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। जब WBCs, RBCs की मात्राएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, तब ब्लड कैंसर होता है। जब इस आपके RBC और WBC की मात्रा अनियंत्रित होकर बढ़ने या घटने लगती है, तब जाकर के ल्यूकेमिया होता है, जिसको ब्लड कैंसर किया गया है। उसका आज तक दुनिया में एक इलाज है, वो भी 100% सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है यह डिपेंड करता है। उसके लिए है कि मैचिंग का बोन मैरो, अस्थि मज्जा चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इसका निर्माण वहीं होता है और वही चेंज हो पाएगा तभी इसका इलाज हो सकता है, वरना अभी तक इसका इलाज नहीं खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थराइटिस। इसके लिए मैंने पहले भी बात की हुई है। अर्थराइटिस, गठिया रोग, इसके लिए उत्तरदायी है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। शरीर में जब यूरिक अम्ल का जमाव बढ़ जाता है, और यूरिक अम्ल का जमाव तभी बढ़ता है जब किसी के गुर्दे या किडनी सही से काम नहीं कर रही होती, सही से वेस्ट को बाहर नहीं कर रही होती है, तो यूरिक एसिड का जमाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से गठिया नामक रोग होता है। जॉइंट पेन होता है खासकर घुटनों में, ठीक है, तो वहां पर गठिया नामक रोग होता है। उसके लिए कारण क्या है? यूरिक अम्ल है। उसके लिए कारण क्या है मेरे भैया? यूरिक अम्ल है। ठीक है, अच्छा, एक आपने लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा, है ना, लैक्टिक एसिड। यह कब निकलता है? जब मांसपेशियां वगैरह बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, जो पेन होता है उनमें, जो दर्द होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत अगर हो गई है तो पूरे शरीर में, जो बॉडी में जो पेन होता है वह किसकी वजह से होता है? वह लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है, बहुत दिन से अगर जिसकी आदत नहीं पड़ी है, दौड़ ले 100-200
मीटर दौड़ ले, या मान लीजिए 1-2 किलोमीटर चहलकदमी कर ले वगैरह, जिसकी एकदम आदत नहीं है, उसका हाथ पांव एकदम दर्द कर जाएगा, जाम जैसा हो जाएगा। और उस दौरान जब वो दर्द होता है, वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो चलिए मानव रोग से संबंधित जितना मेरे पास महत्वपूर्ण मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपको इन 2 वीडियोस में देखा है। आप प्लीज़ इसको पॉजिटिव लेते हुए इसको अच्छे से आप देखें और कतई बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कंटेंट मैंने दिया है, मुझे मालूम है मैंने अच्छा कंटेंट दिया है, लेकिन क्या रहता है बच्चों के दिमाग में भ्रांतियां बहुत रहती हैं। इस वजह से मैं बार बार बोलता रहता हूं कि बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से एक बार देखें और एग्ज़ाम आप दे करके आएंगे। अगर आपने दिया होगा एग्ज़ाम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने जो भी पढ़ाया है वो टू दी पॉइंट है और सही है ना। मेरा काम ये नहीं कि मैं लेक्चर को लंबा करूं वगैरह वगैरह, लेकिन लंबा होने लगता है वो कंटेंट की वजह से लंबा होता है, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूं, कोई खिलवाड़ नहीं करना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं? एक समरी दे रहा हूं तो मैं पूरी की पूरी समरी आपको बताऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं और आपको समझ में आ रहा है। आप इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए। लाइक का बटन दबा दो यार, और थोड़ा अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दो अपने ग्रुप वगैरह में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। बस आप देखते रहिए, समरी को समझते रहिए, जल्दी जल्दी ये आपका कोर्स भी निपट जाएगा। आप 10 दिन में आप देखेंगे, 10-12 दिन में आपका फिजिक्स और बायो के बहुत मेन टॉपिक्स जो हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और जो मैंने बात कही कि यार प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।